अरे, ये क्या कह रही है? तुम्हें समझ में आ रहा है क्या नीलू? हाँ वीर, ये कह रही है कि इसका बच्चा खेलते खेलते जंगल में चला गया था और वहां भेड़िए को देखकर डर के मारे पानी में कूद गया। अब वो बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो ये तुमसे मदद मांगने आई है। फिर तो जल्दी चलो, हमें इस बच्चे को जल्दी बचाना होगा। मजा आ जाए अगर कहीं से कुछ फल गिर जाए और पेट भर जाए। वीर, यह देखो, तुमने जो फल मंगवाए थे वो गिर गए। ये तो गजब हो गया। अरे हाँ नीलू, ये तो फल हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि यहाँ पेड़ पर कहीं भी फल नहीं लगे हैं, और फिर भी तुमने मुझे फल ला कर दिए। अगर यही तेरी मर्जी है तो मैं जा रहा हूं, और मेरे पीछे पीछे मत आना। तुझे मेरी कसम है, अगर तूने मुझे दोबारा अपनी शक्ल दिखाई तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। गर्मी की शाम थी। राजस्थान की रेत से ढकी धरती पर एक छोटा सा गांव पसरा हुआ था। नाम था धौलपुरा। सूरज ढल चुका था, लेकिन गर्मी अब भी हवाओं में थी। गांव की गलियों में लोग अपने अपने कामों से निपट रहे थे, और एक झोपड़ी के बाहर एक दुबला पतला लड़का बैठा था। नाम था वीर। उसकी उम्र रही होगी कोई 13-14 साल। बाल उलझे हुए, आंखें सपनों से भरी, और चेहरे पर थकान की लकीरें। माँ। वीर ने आवाज लगाई, पर कोई जवाब नहीं आया। उसकी माँ कुछ महीने पहले बीमारी में चल बसी थी, और बापू 1 साल पहले ही एक हादसे में दम तोड़ चुके थे। वीर अब अकेला था। उसका एकमात्र साथी था नीलू। नीलू, अब तू ही मेरा एकमात्र सहारा है। तेरे सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। नीलू एक प्यारा सा गधा, जो हर सुबह उसके साथ पानी भरने, लकड़ी लाने और खेत में काम करने जाता। अगली सुबह ओ वीर, बाहर निकल बे। गली से एक गरजती हुई आवाज आई। वीर बाहर आया, सिर झुकाए। यह था रमपाल साहूकार, गांव का सबसे लालची आदमी। तेरे बाप ने मुझसे 50 सोने के सिक्के लिए थे खेत बचाने के लिए। अब तू चुकाएगा वो कर्ज। पर साहूकार जी, अभी खेत में फसल नहीं आई और माँ के इलाज में सब चला गया। चुप रह। जब तक तू अपने बाप का कर्ज नहीं चुका देता, तब तक तू मेरे यहाँ नौकरी करेगा। वीर की आंखों में आंसू थे। कल से मेरे घर काम पर आएगा, और वो गधा भी लाना। अब वो भी मेरा है। उस रात वीर बहुत रोया। नीलू उसकी गोद में बैठा था। नीलू, तू ही मेरा इकलौता दोस्त है, अब तू भी मुझसे छिन जाएगा। वीर को लगा जैसे नीलू सब समझता हो, और शायद वो समझता भी था, क्योंकि उस रात पहली बार जब वीर रोते रोते सो गया, नीलू ने धीरे से कहा, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा वीर। वीर हक्का बक्का बैठ गया। तू बोला? हाँ वीर, लेकिन मेरी आवाज सिर्फ तुम्हें ही सुनाई देगी। अगली सुबह वीर और नीलू रमपाल साहूकार के घर जाते हैं। आ गए वीर। अब जाओ, पुरानी पहाड़ी पर जाकर मेरे लिए लकड़ियां काट कर लाओ। साहूकार जी, सुबह सुबह के समय कुछ खाने को मिल जाता तो। बस आते ही तुम शुरू हो गए। पहले जाओ और लकड़ियां लेकर आओ, फिर खाने को मिलेगा। ठीक है, जैसा आप बोले। वीर और नीलू पुरानी पहाड़ी की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में वीर नीलू से कहता है, नीलू, सुबह से चलते चलते अब मैं थक चुका हूं, क्यों ना हम दोनों कुछ देर आराम कर लें। हाँ वीर, तुम सही बोल रहे हो, चलो। वीर और नीलू एक पुरानी सी गुफा के पास कुछ देर आराम करने के लिए बैठ जाते हैं। नीलो, मैं कह रहा था कि अभी हमें कुछ खाने को मिल जाता तो कितना अच्छा रहता। अच्छा तो रहता, लेकिन उसके लिए हमें रामपाल जी के लिए लकड़ियां लानी पड़ेंगी। हाँ नीलो, तुम सही कह रही हो। चलो जल्दी से लकड़ियां पहुंचाते हैं और फिर खाना खाते हैं। फिर वो दोनों जल्दी से लकड़ियां लेकर रामपाल के घर पहुंचते हैं।
मालिक, ये लीजिए आपकी लकड़ियां। अब मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अगर कृपा करके थोड़ा भोजन दे दें तो मैं खा लूं। क्यों रे वीर, तुझे इतनी जल्दी भूख कैसे लग जाती है? थोड़ा सा ही काम किया और अभी से भूख लग गई। शाम को खाना मिलेगा, जाकर उस पेड़ के पास बैठ जा। धर्मपाल की यह बात सुनकर वीर और उसकी नीलो दोनों पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहे होते हैं। तभी उनके पास एक बकरी आ जाती है और कुछ कहती है। अरे, ये क्या कह रही है? तुम्हें समझ में आ रहा है क्या नीलो? हाँ वीर, ये कह रही है कि इसका बच्चा खेलते खेलते जंगल में चला गया था और वहां भेड़िए को देखकर डर के मारे पानी में कूद गया। अब वो बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो ये तुमसे मदद मांगने आई है। फिर तो जल्दी चलो, हमें इस बच्चे को जल्दी बचाना होगा। वीर जैसे ही उस बकरी के बच्चे को तालाब से बाहर निकालता है, तभी वहां जमींदार आ जाता है। वीर, तुमने मेरी बकरी की जान बचाई। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? जमींदार साहब, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा खेत मुझे वापस दे दीजिए। या रामपाल जी से मेरे बापू ने पैसे लिए थे वो चुका देते तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। देखो वीर, इस समय मैं बहुत खर्चे में हूं, इसलिए मेरे पास सेठ को पैसे देने के लिए रकम नहीं है। और रही बात खेत की, तो तुम कल से ही अपने खेत में खेती शुरू कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद जमींदार साहब, आप जैसा नेक इंसान मैंने पहले कभी नहीं देखा। इतना कहकर वीर और नीलो दोनों फिर से उसी पेड़ के नीचे लौट जाते हैं। क्यों रे वीर, अभी तू कहाँ गया था? मलिक, गांव के तालाब में एक बकरी का बच्चा गिर गया था, तो मैं उसे निकालने गया था। ओह, अच्छा। तो अब तू समाज सेवा भी करेगा? क्यों, किसका बच्चा था जो निकालने गया था? मलिक, जमींदार की बकरी का एक बच्चा था जिससे जमींदार बहुत प्यार करते थे। जब मैंने उस बच्चे को बाहर निकाला तो वे बहुत खुश हुए। मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। आगे से ध्यान रखना। तुम मेरे नौकर हो और मैं तुम्हारा मालिक। अब मैं जो कहूं वही तुम्हें करना है, समझे? जी मलिक, जैसा आप कहें। अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तुरंत जाओ और पुरानी पहाड़ी से लकड़ियां लाकर घर आओ। सेठ की इतनी बात सुनकर वीर घर से निकल पड़ा। क्या हुआ नीलू, तुम अचानक रुक क्यों गए? तबीयत ठीक नहीं है क्या? अरे नहीं मालिक, मैं तो बस ये सोच रहा था कि चलकर अपना खेत देख लें। बहुत दिन हो गए खेत गए हुए। जब पापा थे तभी आखिरी बार उनके साथ खेत गया था। गोलू, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन सेठ का काम भी जरूरी है। अगर काम नहीं किया तो वो शाम को खाने के लिए कुछ देगा ही नहीं। नहीं मालिक, बस जाएंगे और तुरंत वापस लौट आएंगे। इतना सोचकर दोनों अपने खेत के लिए निकल पड़ते हैं। नीलो, आज मुझे सुकून मिला कि मेरा खेत मुझे वापस मिल गया। बहुत जल्द हम दोनों मिलकर इसमें खेती करेंगे। हाँ मालिक, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। नीलो, चलो उस गुफा के पास थोड़ा आराम कर लेते हैं, मैं बहुत थक गया हूं। दोनों उस गुफा के पास आराम करने लगते हैं। तभी वीर नीलो से कहता है। मजा आ जाए अगर कहीं से कुछ फल गिर जाए और पेट भर जाए। वीर, यह देखो, तुमने जो फल मंगवाए थे वो गिर गए। ये तो गजब हो गया। अरे हाँ नीलू, ये तो फल हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि यहां पेड़ पर कहीं भी फल नहीं लगे हैं और फिर भी तुमने मुझे फल ला कर दिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोई जादुई गुफा हो? चलो अब पता लगाते हैं। गुफा, मेरे नीलू के लिए घास का एक गट्ठर दे दो। इतना कहते ही घास का गट्ठर गुफा से बाहर आता है। अरे, ये तो सच में एक जादुई गुफा है। इससे जो भी मांगो वो सब मिल जाता है। क्यों ना हम इससे लकड़ियां मांग लें और यहीं से सेठ के घर निकल जाए। अरे रुको, पहले बहुत जोरों की भूख लगी है, चलो जल्दी से इसे खा लेते हैं। इधर ये दोनों खाना खा रहे होते हैं। उधर रामपाल घर से निकलकर पुरानी पहाड़ी की तरफ बढ़ जाता है और थोड़ी ही देर में उस जगह पर पहुंच जाता है। अरे, मैं बहुत ढूंढ चुका, लेकिन ये दोनों कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे। इतना समय हो गया, फिर भी ये दोनों नालायक अभी तक घर नहीं पहुंचे, वो भी लकड़ियों को लेकर। आने दो,
आज इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। और उधर वीर गुफा से लकड़ियों के गट्ठर मांगता है। गुफा उसे गट्ठर देती है। फिर वे उन्हें नीलों पर लाद कर दोनों रामपाल के घर पहुंचते हैं। मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था, कहाँ चले गए थे? सच सच बताओ, नहीं तो इस नीलो को अभी कसाई के हवाले कर दूंगा। नहीं रामपाल जी, ऐसा मत कीजिए। दरअसल उस दिन मैंने बकरी का बच्चा बचाया था, जिससे जमींदार जी खुश हो गए और उन्होंने मेरा खेत मुझे वापस दे दिया। मैं उसी खेत को देखने गया था, इसलिए थोड़ी देर हो गई। क्या बात कर रहे हो? जमींदार ने खेत वापस कर दिया? यह तो वाकई बहुत खुशी की बात है। लेकिन अब ऐसा करो, तुम मेरे घर से चले जाओ, और जब तक मेरे पैसे मुझे वापस नहीं कर देते, तब तक मैं तुम्हें तुम्हारा खेत नहीं दूंगा, समझे? पर रामपाल जी, मेरे पास तो कोई और खेत है ही नहीं, तो मैं पैसे कैसे चुका पाऊंगा? अरे मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो बस अपने पैसे चाहिए, तभी तुम्हें तुम्हारा खेत मिलेगा। और हाँ, एक बात तो बताना भूल ही गया, नीलो भी अब मेरे साथ ही रहेगा। नहीं रामपाल जी, ऐसा नहीं हो सकता। जहां नीलो रहेगा वहीं मैं भी रहूंगा। बहुत खूब, फिर कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी। नीलो तो मेरे पास ही रहेगा, तुम भी यहीं रहो, काम करो, और शाम को खाना खाकर सो जाना। ठीक है रामपाल जी, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। बस नीलो मेरे पास रहनी चाहिए। इतना कहकर रामपाल जी वहां से चले जाते हैं। वीर, तुमने मुझे बचा लिया। तुम सच में बहुत नेक दिल इंसान हो। तुम्हारे जैसा इंसान मैंने पहले कभी नहीं देखा, जो अपने जानवर से इतना प्यार करता हो। नीलो, आज तुमने ऐसी बात कह दी कि अगर तुम दोबारा ऐसा कुछ कहोगे तो मुझसे बात मत करना। तुम एक जानवर नहीं हो, बल्कि मेरे घर का सदस्य हो, मेरा छोटा भाई हो, समझे? दोनों रामपाल साहूकार के यहाँ काम करते थे। वे लकड़ियों को लाने के लिए जंगल जाते, फिर वहां से जादुई गुफा के पास पहुंचते। गुफा के पास वे खाने की चीजें मांगते और अंत में लकड़ी मांगकर रामपाल के घर लौट आते। ऐसे ही करते करते लगभग 1 महीना बीत गया। मालिक, मेरे दिमाग में एक बात चल रही है। जादुई गुफा से हम जो भी मांगते हैं वो हमें देता है, लेकिन हम हमेशा वही पुरानी चीजें मांगते रहे हैं। कभी कुछ नया क्यों नहीं मांगा? तो क्यों ना आज हम उससे कुछ सोने के सिक्के मांगे, उन्हें सेठ को देकर अपना खेत भी छुड़ा लें और ये नौकरी भी छोड़ दें। हाँ नीलो, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैंने तो कभी ये बात सोची ही नहीं। चलो अब मांगते हैं। हे जादुई गुफा, मुझे सोने के सिक्के दो ताकि मैं अपना कर्ज चुका सकूं। इतना कहते ही गुफा से सिक्के निकलने लगते हैं। वीर तुरंत सिक्के उठाता है और फिर रामपाल साहूकार के घर जाकर उसे पैसे दे देता है। सुन सेठ, आज से वो खेत मेरा है और ये नीलो भी अब मेरा है। आज के बाद तू कभी भी मेरे रास्ते में मत आना। अच्छा ठीक है, लेकिन आज का खाना तो खाकर ही जाना। साहूकार घर के अंदर गया और सोचने लगा, मुझे खेत चाहिए। अगर मैं मदन के खाने में जहर मिला दूं तो वह मर जाएगा और फिर उसकी जमीन मेरी हो जाएगी। इतना सोचकर रामपाल वीर को खाना देता है। वीर जैसे ही पहला निवाला खाता है, वह अचानक जमीन पर गिर जाता है। रामपाल ये देखकर तुरंत वहां से भाग जाता है। नीलू को तुरंत समझ आ जाता है कि रामपाल ने खाने में जहर मिलाया था। वह मदद मांगने के लिए गांव की ओर दौड़ता है। तभी रास्ते में उससे एक साधु मिलते हैं। नीलू उन्हें वीर के बारे में सब कुछ बता देता है। बाबा, मेरे वीर को बचा लो। रामपाल ने उनके खाने में जहर मिला दिया था और वह मर गए। बेटा, मैं एक शर्त पर उन्हें बचा सकता हूँ। तुम्हें अपनी कोई एक प्यारी चीज मुझे हमेशा के लिए देनी होगी। बाबा, आपको जो ठीक लगे वह ले लीजिए, बस मेरे वीर को बचा लीजिए। हर हर महादेव। इतना कहते ही बाबा उसे एक दवा देते हैं और कहते हैं, जा नीलो, आज से तेरी जुबान हमेशा के लिए बंद हो गई। नीलो तुरंत वीर के पास आता है और उसे दवा खिला देता है। दवा लेते ही वीर तुरंत खड़ा हो जाता है। नीलू, मैं तो खाते खाते ही सो गया था। मैं भी कितना भुलक्कड़ हो गया हूं। रुको, अभी खा लेता हूं, नहीं तो सेठ आकर डांटेगा। इतना सुनते ही नीलो ने तुरंत वीर को रोकने की कोशिश किया, लेकिन वह बोल नहीं पा रहा था
क्योंकि बाबा ने उसकी आवाज छीन ली थी। अब नीलू हर बार वीर के सामने आकर खड़ा हो जाता और उसे खाना खाने ही नहीं दे रहा था। वीर चिढ़कर बोला, अरे नीलू, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? जब मैं खाना खाने जा रहा हूं तो तू बार बार मुझे रोक क्यों रहा है? वीर की इतनी बात सुनकर नीलो कुछ नहीं बोलता, बस वीर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। अरे नीलो, अब क्या हो गया तुम्हें? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मुझे भूख लगी है, खाना दो, नहीं तो गुस्सा आ रहा है मुझे। अरे नीलो, सुन तो सही, अब क्या हो गया तुम्हें? नीलो ये सब सुनकर भी बस चुपचाप खड़ा रहा। नीलो वीर को बहुत कुछ समझाना चाहता था, पर वह कुछ बोल नहीं सका और चुपचाप खड़ा रहा। अगर यही तेरी मर्जी है तो मैं जा रहा हूं, और मेरे पीछे पीछे मत आना। तुझे मेरी कसम है, अगर तूने मुझे दोबारा अपनी शक्ल दिखाई तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। इतना कहकर वीर वहां से चला गया और उधर नीलो मन ही मन सोचने लगा। अब मैं कैसे बताऊं कि मेरी बोलने की शक्ति ही खत्म हो गई है। मुझे आपसे अब कुछ नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं लालची हो गया हूं तो ठीक है, आप जैसा समझे। रमपाल को लगता है वीर ने खाना खा लिया है और मर गया होगा, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। अगले दिन रमपाल नदी किनारे जा रहा होता है, तभी उसे कोई आवाज आती है। अरे मालिक रुकिए, मैं वीर। रमपाल चौंक जाता है। भगवान, ये तो वीर की आवाज है, जिसे मैंने झर दिया था। अब वो भूत बन गया है। डर के मारे वह घर की ओर दौड़ जाता है। वहाँ उसकी पत्नी पूछती है, क्या हुआ जी, आज इतने डरे हुए लग रहे हैं? कोई बात हो गई क्या? मैंने जमीन के लालच में वीर को खाने में झर दे दिया था, लेकिन आज जब मैं पुरानी पहाड़ी की तरफ जा रहा था तो वीर के भूत ने मुझे पीछे से आवाज लगाई। पत्नी डर जाती है और रमपाल को लगता है अब उसका अंत नजदीक है। मुझे याद है कि एक समय हमारे गांव में एक भैरव तांत्रिक हुआ करते थे, जो भूतों को काबू कर लेते थे। अरे, ऐसा है क्या? तो अभी तुरंत चलो, उस तांत्रिक के पास ले चलते हैं। अरे बाबा, मुझे बचा लो, नहीं तो वह मुझे मार डालेगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने वीर के खाने में जहर मिला दिया था और वह उसे खाकर मर गया। अब वह भूत बन गया है और मुझे बहुत डर लग रहा है बाबा। अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन मेरा चेला बिरजू तुम्हारी मदद कर सकता है। बिरजू थोड़ा मजाकिया लेकिन बहादुर है। वह पहले मजदूर था, पर अब भूत भगाने का काम करता है। भैरव तांत्रिक का कहना मानकर बिरजू बाबा रमपाल के साथ उसके घर आता है। घर देखते ही वह बोल पड़ता है, इतना बड़ा घर देखकर लग रहा है कि मजदूरों ने 2 महीने तक लगातार काम किया होगा। अगर तूने मुझे बुलाया होता तो मैं थोड़ा कम पैसे ले लेता। अरे बाबा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अब आप मजदूर नहीं, एक बाबा हैं। आपको देखकर तो नहीं लगता कि आप भूतों को भगा पाएंगे। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। भूत की तो ऐसी की तैसी, कहाँ है भूत? मैंने उसे आखिरी बार उस पुरानी पहाड़ी वाले रास्ते पर देखा था, लेकिन मैं वहां नहीं जाऊंगा। मुझे डर लगता है। ठीक है, कोई बात नहीं। इतना कहते ही वह पुरानी पहाड़ी की तरफ निकल जाता है। वो छोटू, तुमने यहाँ कोई भूत देखा क्या? भूत नहीं तो। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम वीर है। बिरजू हैरान हो जाता है। तू जिंदा है? तू तो मर गया था। क्या? मैं मर गया था? ये बात आपसे किसने कही? बिरजू को समझ आता है कि सेठ ने हत्या की कोशिश की थी, लेकिन किस्मत से बचाव हो गया। अब वो सोचता है कि इसका सबक कैसे सिखाया जाए। चलो, तुम्हें भैरव बाबा ने बुलाया है। बिरजू और वीर जाते हैं भैरव तांत्रिक के पास। वहां एक योजना बनाई जाती है। बिरजू जाओ, अभी तुरंत जाकर रामपाल को बुलाओ। बिरजू तुरंत रामपाल को बुला लाता है। वीर अभी मरा नहीं है, लेकिन जब तक तेरा सब कुछ बर्बाद नहीं कर देगा तब तक उसे चैन नहीं मिलेगा। बाबा, रहम कीजिए, कोई रास्ता तो होगा। मैं कसम खाता हूं, अब कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करूंगा। ठीक है, अब मैं इसकी इंसानियत लौटाता हूं। चलो, अब इसे फिर से इंसान बना देता हूं, जैसा ये पहले था।
अब सब कुछ फिर से पहले जैसा हो गया। बाबा, आपका दिल से धन्यवाद। आपने मेरी जान बचा ली। वीर और उसकी नीलो उस जादुई गुफा के पास जाते हैं जहां वीर को एक नया और सुंदर घर मिलता है। वह यह सबक सीखता है कि कभी-कभी जानवर भी हमारी जान बचा लेते हैं और जो लोग लालच करते हैं उनका अंत हमेशा बुरा ही होता है।